गुड इवनिंग साथियों। मैंने पहले के कई वीडियोस में विज़न इंडिया 2040, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल और 96 ±4% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा की है। इंग्लिश में आज इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी को हिंदी में भी मैंने बनाने की सोची। कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो स्ट्रगल है, तकरीबन 40,000 ऑर्गेनाइजेशंस छोटे बड़े एक प्रयास में लगे हुए हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वह अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। पिछले 40 सालों का मेरा अनुभव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एजुकेशन पर जो पकड़ है, अलग अलग तरह के स्कूल्स में जो मैंने काम किए, उससे यह निष्कर्ष निकाल पाया कि यदि हम एक विषय पर, एक बिंदु पर ध्यान दे दें, क्वालिटी एजुकेशन पर, और वह भी क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो भारत अगले 14-15 सालों में, या कह लें 2040 तक, विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। 1950s में भारत के ही एक दक्षिण राज्य के प्रांत ने, दक्षिणी भाग के प्रांत ने निर्णय लिया एजुकेशन पर, और उसने त्रिभाषा फार्मूले को अपनाया। क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसमें इंग्लिश की प्रधानता हो, स्टेम की प्रधानता हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की। साथ ही साथ उन्होंने प्रोफेशनल, व्यावसायिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। पहले के कई पंचवर्षीय योजनाएं इसी पर उन्होंने पूरे तरीके से केंद्रित किया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गए, नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सेस पूरी दुनिया में, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिफेंस ऑफिसर्स भारत के कोने कोने में, डॉक्टर्स, और विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में जा सके। वो ज़्यादा बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य चूँकि ज़्यादा हैं तो जिलों की संख्या ज़्यादा है। ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो ज़्यादा, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा है। तो हिंदी और इंग्लिश की वजह से उनको उसमें अधिक सफलता मिली। अपने स्टेट में जो सफलता मिली वह अपने क्षेत्रीय भाषा की वजह से, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की वजह से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इवन देश के स्तर पर भी जहाँ पर इंग्लिश ज़रूरी थी, उसमें उनको बहुत बड़ा लाभ मिला। देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो आज
इंग्लिश बोलने वाले सबसे अच्छे शिक्षक की अगर मांग होती है तो उसी प्रदेश से होती है। दक्षिण का एक और राज्य है जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फ्री है, राज्य सरकार पूरा खर्च देती है। वहीं पर जो पहले जिसको कहा जो सर्वोन्नत सबसे उन्नत शैक्षणिक रूप से जो प्रदेश है दक्षिण भारत में, उनके जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ परसेंटेज गरीब छात्रों के लिए उपलब्ध है, रिजर्व है। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर जो सामान्य शिक्षा थी वह तो बढ़ी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश की वजह से उनको लाभ मिला। व्यावसायिक संस्थानों में भी लगभग 100% एडमिशन हुआ और बहुत जल्दी उन्नति हुई। तो हम पूरे देश के संदर्भ में अगर हम कहें, स्पेशली जहाँ पर 40% की आबादी कुछ 4-5 उत्तर भारत के राज्यों में है, मुख्य बड़े बड़े राज्य, और पूरे देश को अगर हम ले लें तो 67% जो आबादी है वह गाँव में है। और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी वहीं है, पिछड़ापन और हर तरह की समस्याएं अगर हैं तो वहाँ ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से। 30% के आसपास में, 30% के आसपास में जो जनसंख्या वह शहरों में है, जिसमें हम स्लम एरियाज़ को भी ले लेते हैं, सेमी अर्बन को भी ले लेते हैं, वहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, रोज़गार के साधन, कारखाने, जो कुछ भी हैं, डेवलपमेंट का 90% जो साधन है वह इन्हीं 30% पॉपुलेशन के लिए उपलब्ध है। जो अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, वह अपने अपने स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार कर लेते हैं और फिर एक इनकम का जनरेशन, आगे बढ़ने का एक अवसर उनको प्रदान हो जाता है। जो स्लम एरियाज़ में भी जो लोग रहते हैं, चूँकि वह शहरों का एक पार्ट होता है या फिर नज़दीक होता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से भी उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। 25% 8वीं क्लास तक जो पब्लिक स्कूल्स में रिज़र्व सीट्स हैं, उससे भी 8वीं तक की शिक्षा उनकी अच्छी हो जाती है। और फिर जब 8वीं तक की शिक्षा अच्छी हो जाती है तो 9, 10, 11, 12 अच्छा कर लेते हैं। तो पूरे देश में आखिर हम शिक्षा व्यवस्था केवल एक बिंदु पर अगर हम अगले 15 सालों तक ध्यान दें तो राष्ट्र विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। वह क्या है? पिछले 40 सालों का अनुभव, पढ़ना, पढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना, अलग अलग स्कूल्स में, एनजीओज़ में एजुकेशन डायरेक्टर का पद संभालना, इन सब से जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे मुझे लगा कि हर पंचायत में एक सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल 10+2 की स्थापना अति आवश्यक है। आईसीएसई स्कूल की स्थापना, इंटरनेशनल बोर्ड की स्थापना तो मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना संभव है। यह कैसे हो सकता है? एक पंचायत में आपको 2-3, 4-5 प्राइमरी स्कूल्स मिल जाएंगे, 2-3 मिडिल स्कूल्स मिलेंगे, कहीं कहीं हाई स्कूल भी हैं, और हर प्रखंड में लगभग 10+2 स्कूल है। तो ये 4-5-6 स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इसमें जितना पैसा लगता है, इन सब को एकीकृत करके, इनका फंड एकीकृत करके अगर पंचायत के सेंटर में
गवर्नमेंट की ज़मीन में या फिर ज़मीन खरीद कर सरकारी संरचना की स्थापना की जाए। जो स्कूल बने वह सरकार बनाए, को बनाना चाहिए। जैसे अभी बनाते हैं, स्कूल्स बनते हैं सरकारी फंड से, लेकिन उसकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। वही सिस्टम उसमें लागू हो जो पब्लिक स्कूल्स में लागू हो रहा है। पंचायत स्तर पर ट्रस्ट की स्थापना की जाए। गांव के जो पढ़े लिखे या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो। मैनेजमेंट कमेटी में वही रहें, और फिर जो शिक्षक हैं उनका जो वेतन आता है वह वेतन भी वह ट्रस्ट ही दे, अपॉइंट करे, ट्रस्ट वेतन भी दे। सरकार डायरेक्ट उसमें शिक्षक की नियुक्ति अगर करती है तो फिर गुणवत्ता में फ़र्क आता है। लेकिन यदि वहाँ का पंचायत का जो मैनेजमेंट है वह अगर अपॉइंट करता है तो उस पर उसका नियंत्रण भी होगा, जिससे गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। या फिर अगर सरकार शिक्षक की नियुक्ति करती है तो फिर 70% शिक्षक जो हों वह दूसरे प्रदेशों से आना चाहिए, 30% ही उस प्रदेश, पर्टिकुलर प्रदेश से हो, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में है। और जो शीर्ष पद हैं, प्रधानाध्यापक का, उप प्रधानाध्यापक, और जो विषय के जो प्रधान हैं, मुख्य हैं, उनकी चयन की प्रक्रिया ऐसी हो कि उसमें डिफेंस से रिटायर्ड लोगों को या डेपुटेशन में आए हुए लोगों को उसमें डाला जाए। तो फिर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन अगले 14 से 15 सालों में हो जाएगा और भारत विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। हम किसी भी विषय में कुछ भी कर लें, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर लें, सब कुछ निर्भर करता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर। अगर हम देखें तो भारत सीधे सीधे 3 भागों में लोग बंटे हुए हैं। एक तो वो जो जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई आईसी स्कूल या इंटरनेशनल बोर्ड से किया है, दूसरे वो जिन्होंने सीबीएसई के बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है, और तीसरे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के से जो मीडियम या लोअर मीडियम या मीडियोकर हैं, अपने अपने स्तर में सफल है वो। लेकिन जो बेरोज़गारी 90% जो बेरोज़गारी की बात अगर हम करें तो वह है गाँव के स्कूल में पढ़े लिखे जो बच्चे हैं। समस्या उनके साथ है, न सब्जेक्ट पर पकड़ हो पा रही है, और सब्जेक्ट पर अगर पकड़ हो भी जाती है तो इंग्लिश नहीं जानने की वजह से उनको बड़े शहरों में, दूसरी जगह, अपने स्टेट के अलावा कहीं पर काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। या फिर अगर भाषा का प्रॉब्लम नहीं है, अगर हिंदी है, तो गुणवत्ता में, इंटरव्यू में फ़र्क पड़ता है। तो अगर इस विधा को अपनाया जाए कि हर पंचायत में एक 10+2 स्कूल की स्थापना हो, बजाय इसके कि 4-5 प्राइमरी स्कूल हों, 2-3 मिडिल स्कूल हों, एक हाई स्कूल हो, इन सब की जगह केवल एक 10+2 बड़ा कैंपस हो। अमेरिका में, फिनलैंड में जो 10+2 स्कूल्स होते हैं या 11 तक होते हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरह होता है। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो शरीर पहलवान का भी खड़ा नहीं हो जाएगा।
तो शिक्षा अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं हो 6 to 12, तो कोई भी देश न मजबूत होगा न विकसित होगा। मैंने क्यों कहा कि शिक्षा को बिल्कुल डिफेंस की तरह, रक्षा सेवा की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, और जिस तरह से डिफेंस वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, डायरेक्ट सेंट्रल के अंदर आता है, शिक्षा को भी डायरेक्ट सेंटर के अंडर लिया जाना चाहिए 6 to 12। उसके आगे पीछे स्टेट अपना करे, बट 6 to 12 का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे डिफेंस में काम किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 6 to 12 पर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत होना चाहिए। अभी तक की प्रक्रिया के हिसाब से ये एजुकेशन सिस्टम चूँकि राज्य का विषय है, इसलिए अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं। वो किस कारण से लेते हैं ये अलग अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अगर सीरियसली पूरे देश की बात हो, अगर इसको विकसित देश में परिवर्तित करना है अगले 15 सालों में, विजन इंडिया 2040, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, और 96% ±4% रोजगार पूरे भारत में हो, तो यह बहुत ज़रूरी कदम है। और यह कैसे हो सकता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं 40,000 के आसपास में, छोटे बड़े जितने हैं, इन सब को आगे आना चाहिए, क्योंकि इनकी पकड़ पंचायत लेवल तक है। एक बार में ये वहाँ तक पहुँच सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 50,000 स्कूल खोल रखे हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है। हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, जहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट की जानकारी तो हो, स्टेम फार्मूले पर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फार्मूले पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट। एक सिस्टम इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। एक और सिस्टम पैरेलली चलना चाहिए, इंडियन साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम। स्पिरिचुअलिटी तभी आगे बढ़ पाएगी जब हम साइंस को साथ लेंगे। अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ में चले तो ज़्यादा विकास होता है। चिन्मय विद्यालय एक स्कूल, एक विद्यालय इस तरह का है, संगठन है जो दोनों को एक साथ लेकर चलती है। वहाँ के बच्चे बहुत सफल होते हैं पूरे देश दुनिया में। अपने स्टेट में जब नौकरी की बात हो तो ठीक है, क्षेत्रीय भाषा तो काम कर लेगी। अगर हम पूरे देश की बात करें तो जब हम साउथ इंडिया में आएंगे तो इंग्लिश चाहिए। साउथ इंडियन अगर नॉर्थ इंडिया में जाके काम करना चाहें तो उनको हिंदी आनी चाहिए। और अगर विदेश जाना हो, चूँकि आज भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ पर उतना रोज़गार उत्पन्न नहीं हो पाया है, आगे भी होना मुश्किल लगता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में डिमांड भारतीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नीशियंस का डिमांड पूरी दुनिया में है। तो जब दुनिया में जाना है तो इंग्लिश और एक फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरत होगी जिस देश में जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ केवल इंग्लिश आने से नहीं होता, हायर एजुकेशन तो हो जाता है, लेकिन जब वहाँ काम करना होता है तो वहाँ की स्थानीय भाषा को अपनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसमें प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, तभी वहाँ जॉब मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। रिवेन्यू ज़रूरी है। जो देश में काम कर रहे हैं वो देश में काम करके अपनी इकोनॉमी, अपनी
आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। शहरों की संख्या तभी बढ़ पाएगी जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जब शहरों की संख्या बढ़ेगी तो ये सारी समस्याएं, एजुकेशन सिस्टम वगैरह भी सारा मजबूत हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि भारत गांव का देश है, 67% के आसपास में लोग गाँव में रहते हैं, तो हमें वहाँ फोकस करना होगा एजुकेशन सिस्टम को लेकर। और यही नहीं, उस 10+2 स्कूल में एक डिस्पेंसरी भी होगा जो विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए तो काम करेगा ही, लेकिन उस पंचायत के लोगों के लिए भी एक शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी केंद्र बनेगा। और जब स्कूल होगा तो वहाँ पर बैंकिंग की व्यवस्था भी होगी। तो एक स्कूल एक तरह से डेवलपमेंट का सेंटर बन जाता है। आज राष्ट्रीय स्तर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेशन है, ओपन स्कूलिंग है, हायर एजुकेशन जो होता है आजकल ऑनलाइन भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया है। तो ये जब एक स्कूल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कंप्यूटर सेंटर होगा, सीएससी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है डेवलपमेंट का। लेकिन पंचायत में होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए यातायात की सुविधा की व्यवस्था, बसेस की व्यवस्था भी वही ट्रस्ट ही करे और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में राज्य सरकारों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का काम पंचायत को दे दें, स्वास्थ्य का काम पंचायत को दे दें, तभी यह जो पंचायती राज है, 3 टायर जो गवर्नेंस है हमारा, पंचायत, ज़िला और फिर राज्य, यह तभी सफल हो पाएगा जब वहाँ शिक्षा होगी। और जब इंग्लिश मीडियम में शिक्षा होगी तो वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, बोल सकता है। एक बच्चा जो इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हो, अगर वह किसी ऑफिस में काम कराने जाता है और वह 2 शब्द, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन इंग्लिश में बोल देता है, तो वहाँ जो भी हो, कर्मचारी अगर काम नहीं करना चाहता है तो भी वो काम करेगा, क्योंकि पता है इंग्लिश जानने वाला है, वह एप्लीकेशन लिख देगा और हायर अथॉरिटी को भेज देगा। और बड़े ऑफिसर्स की भाषा लगभग हर जगह इंग्लिश ही है, बहुत जगह हिंदी भी है, बट इंग्लिश इस बात की एक गारंटी देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे वह सरकारी हों या PSUs हों, प्राइवेट हों या अब्रॉड में हों, अंग्रेज़ी जानने वाले कैंडिडेट्स को महत्ता देती है। तो इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि जिस तरह से खाने के लिए हमें वसा, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो इंग्लिश भी वही है। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके बगैर एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन मान लेना, डेवलपमेंट नहीं होगा, ये सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ कि डेवलपमेंट को अगर बॉडी मान लिया जाए, और बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड को जो सर्कुलेट करता है, उसके बिना कोई भी शरीर जिंदा नहीं रह सकता, तो इंग्लिश के बिना डेवलपमेंट का बॉडी जिंदा नहीं रह सकता। और अगर इसको निगेट करना चाहते हैं, और जो भी ऐसा कहते हैं, तो उनसे आप पूछिए, अगर वो विकसित हैं, बड़ी जगहों पर हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाया है या अभी अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहा है। अगर जो निगेट करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं नहीं इंग्लिश को नहीं पढ़ाना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनसे पूछिए कि उनका बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं।
उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट तभी होगा जब बच्चे सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, और सेल्फ स्टडी करने के लिए या तो बुक पढ़ना होगा या फिर डिजिटल मीडिया को पढ़ना होगा। आज मोबाइल हाथ में है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ उस एक मोबाइल में है, बशर्ते कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए। और फिर क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट जो है वो इंग्लिश में ही है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसका अर्थ और बदल भी सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई जिद करता है कि रीजनल लैंग्वेज में ही करना है तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम, वह आगे बढ़ें। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल ये दोनों को साथ लेके चलना होगा। जो हम किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह हार्ड स्किल है हमारा। हमने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीएड किया, एलएलबी किया, बीटेक किया, एमबीबीएस किया, एमबीए किया, पीएचडी किया, ये सब हार्ड स्किल्स हैं। लेकिन इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे कैसे ले जाएंगे, एक हद के बाद आपको सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, जो काम करना है उसके लिए हाँ या ना कर रहे हैं आप, एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, वांट टू डू, करना चाहते हैं, वह चाहत होनी चाहिए करने की, उसको एटीट्यूड कहते हैं। फिर कम्युनिकेशन, अगर आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको बोलना होगा करना चाहते हैं। और बोलते समय हमें कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन सारी चीज़ों को लेंगे तो एटिकेट होता है। तो वांट टू डू, कम्युनिकेशन व्हाट टू डू, और एटिकेट हाउ टू डू, ये तीन का कॉम्बिनेशन ही सॉफ्ट स्किल कहलाता है। तो जब इन तीनों चीज़ों को हम मिला लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, हार्ड स्किल सर्टिफिकेशन, एकेडमिक्स सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, एजुकेशन, प्रोफेशनल, और फिर तीसरा है सॉफ्ट स्किल। ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो रोज़गार, स्वरोज़गार, डेवलपमेंट की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। निष्कर्ष ये है कि अगर हम 14-15 सालों या फिर 2040 तक इस देश को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, तो हर पंचायत में जो लगभग 2.62 लाख हैं, 6 लाख से ऊपर गांव हैं, तो 2.62 लाख 10+2 सीबीएसई स्कूल, अंग्रेजी माध्यम का बड़ा एक स्कूल होना अति आवश्यक है। कहीं कहीं हो सकता है पहले से ही हो, छोटे स्कूल हैं तो उनको बढ़ाया जा सकता है। तो यह अगर संभव हो गया, और यह कोई एक या दो व्यक्ति, कंपनी, दो कंपनी नहीं कर पाएगी, जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, जो देश में बहुत सारी संस्थाएं ऐसे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं, वह जब आगे आएंगी तो यह संभव होगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हर गांव में हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम वो चलाते हैं। और जब वो चलाते हैं तो पूरे देश में विचारधारा जन जन तक पहुंच जाती है। तो इस विचारधारा को अगर हम ले जाते हैं कि हर पंचायत में एक 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई पैटर्न का खोला जाना चाहिए, इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, और यह जिम्मेदारी उस पंचायत के लोगों की है। एक जब स्कूल बन जाएगा तो फिर आने वाली पीढ़ियां उसमें पढ़ेंगी। नहीं तो वहाँ हर पंचायत से अगर 100 बच्चे ही पंचायत से कहीं दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होता है। एक बार का खर्च है, सरकार मदद कर सकती है, स्थानीय विधायक, सांसद का जो डेवलपमेंट फंड होता है उसमें भी मदद कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी। सीएसआर है,
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर जो 2% कंपनीज देती हैं, उसका भी सही इस्तेमाल यदि होता है तो यह असंभव काम नहीं है। एक पंचायत में 15 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग 11 लोग भी हो सकते हैं, मिनिमम 7 होना चाहिए। तो 15 20-25 लोग इकट्ठा हों और इसको फ्री नहीं करें, फ्री नहीं करना चाहिए, मिनिमम फीस रखें। फ़ायदा क्या होगा? कह सकते हैं ठीक है, अगर फीस देते हैं तो शहरों में क्यों नहीं जाए? तो शहरों से ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। दूसरी जगह आप रखेंगे इतनी दूर है जहाँ से आना जाना मुश्किल है, तो आगे रखने का खर्च ज़्यादा है। स्कूल की फ़ीस कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल में रहने का खर्च ज़्यादा होता है, खाना। लेकिन अगर पंचायत लेवल में है तो वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च तो लगेगा नहीं, खाना घर से, केवल फीस देनी है, किताबें हैं, ड्रेस है, जो ऐसे भी देता है। इस तरह से हम देश में शिक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मैं लाल मोहन रजक, ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर। अगले वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। विज़न इंडिया 2040, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, 96 ±4% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया कैसे होगा, हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।